आपको क्या लगता है, अच्छी खासी वेल्थ बनाने के लिए क्या बहुत सारे पैसों की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 7531 रूल को फॉलो करके आप एक छोटी और रेगुलर इन्वेस्टमेंट से भी बहुत बड़ी वेल्थ बना सकते हो। क्या है ये 7531 रूल और इसे कैसे अप्लाई करना है, चलो समझते हैं। यहाँ पर 7 का मतलब है कि आपको कम से कम 7 साल तक अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखना है। अब 7 साल तक ही क्यों करना है? क्योंकि अगर आप ऐसा कर लेते हो तो इस बात की 100% गारंटी है कि आपका पैसा डूबेगा नहीं। और इसे मैं आपको दो अलग अलग डेटा से प्रूव करके दिखाऊंगी। पहले निफ्टी 50 से प्रूव करूंगी और फिर एक्टिव म्यूचुअल फंड से। ये निफ्टी 50 का पिछले 24 सालों का डेटा है और इसमें आप देख सकते हो कि अगर कोई 7 साल तक लगातार अपने इन्वेस्टमेंट को होल्ड करे तो उसके नेगेटिव रिटर्न के चांसेस 0% हो जाते हैं। वहीं अगर कोई सिर्फ 1 साल के लिए ही होल्ड करता है तो उसके नेगेटिव रिटर्न्स के चांसेस 24% है। तो हम इस बात से तो निश्चिंत हो सकते हैं कि कम से कम इस 7 साल के रूल से हमारा पैसा कम तो नहीं होगा, अगर बढ़ेगा नहीं तो कम भी नहीं होगा। अब अगर मैं एक्टिव म्यूचुअल फंड जैसे कि HDFC टॉप 100 फंड का एग्जांपल लेकर भी दिखाऊं तो इस फंड में अगर आप 1996 में 7 सालों के लिए इन्वेस्ट करते तो आपको 21% के रिटर्न्स मिलते। ऐसे ही अगर आप 1997 से 7 साल तक होल्ड करते तो आपको 23% के रिटर्न्स मिलते। सेम 1998 में करते तो 30% के रिटर्न्स मिलते एंड सो ऑन। 2023 तक इस पूरी टेबल में 7-7 साल की इन्वेस्टमेंट दिखाई हुई है और कहीं भी हमें नेगेटिव रिटर्न्स नहीं मिले हैं। नेगेटिव रिटर्न्स तो छोड़ो, 90% ऑफ द टाइम्स इसने 10% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं और 43% ऑफ द टाइम्स इसने 20% से भी ज्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। वहीं अगर मैं इसी फंड में 7 साल के बजाय सिर्फ 1 साल के लिए इन्वेस्ट करती तो 26% ऑफ द टाइम्स मुझे नेगेटिव रिटर्न्स मिलते और सिर्फ 59% ऑफ द टाइम्स 10% से ज्यादा के रिटर्न्स मिलते। अब इस बात की तो सर्टेनिटी है कि 7 साल तक होल्ड करने पर लॉस के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं। अब इतने टाइम इन्वेस्ट करने का एक और बेनिफिट भी है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जैसे मैं इसी फंड का एग्जांपल लेकर दिखाऊं तो इसमें अगर 50,000 रुपए लमसम इन्वेस्ट किए होते तो आज 27 साल बाद ये 52,86,437 बन जाते। मतलब 50,000 रुपए 52 लाख हो गए, 100 गुना से भी ज्यादा की ग्रोथ। ये है कंपाउंडिंग की पावर। तो पहले पॉइंट का निचोड़ ये है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, कम से कम 7 साल, जिससे आपके नेगेटिव रिटर्न के चांसेस ऑलमोस्ट 0% हो जाएंगे और आपको कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट मिलेगा। अब नेक्स्ट 7531 रूल में 5 का मतलब है कि आपको अपने पोर्टफोलियो को 5 अलग अलग एसेट क्लास में डाइवर्सिफाई करना है। क्यों करना है? क्योंकि देखो, मार्केट अलग अलग फेजेस से गुजरती है और हर फेज में अलग अलग सेक्टर्स परफॉर्म करते हैं। जैसे क्रिकेट में हर मैच में अलग प्लेयर परफॉर्म करता है, हम एक प्लेयर पर डिपेंड नहीं हो सकते। वैसे ही स्टॉक मार्केट में हम किसी एक सेक्टर पर डिपेंड नहीं हो सकते, इसलिए हमें 5 अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये 5 एसेट क्लास कौन सी होंगी? फर्स्ट वन, क्वालिटी स्टॉक्स। इसमें जनरली लार्ज कैप कंपनीज होती हैं जैसे HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, जिनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्ट्रांग होती है, सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल होता है और मैनेजमेंट ऐसी होती है जो मार्केट चेंजेस के साथ आसानी से अडेप्ट कर सकती है। ये कुछ म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट हैं जो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। अब सेकेंड एसेट क्लास है वैल्यू स्टॉक्स। ये ऐसी कंपनीज होती हैं जो अभी अंडर वैल्यूड हैं और डिस्काउंट पर ट्रेड कर रही हैं। जैसे किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हुए उसके स्टॉक का प्राइस 100 रुपए होना चाहिए बट है 80 रुपए, तो इसका मतलब ये अभी अंडर वैल्यूड है। जैसे ही मार्केट को समझ आएगा कि नहीं भाई, इस कंपनी में पोटेंशियल ज्यादा है, वैसे ही इसका प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये लिस्ट है म्यूचुअल फंड्स की जो वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं ग्रोथ स्टॉक्स। इसमें वो कंपनीज आती हैं जिनकी ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा होती है। ये कंपनीज दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा वॉलेटाइल तो होती हैं बट ये रिटर्न्स भी ज्यादा देती हैं। नॉर्मली इन कंपनीज का पी रेशियो हाई होता है क्योंकि लोगों को इनकी ग्रोथ पोटेंशियल पर कॉन्फिडेंस होता है, इसलिए वो इनके स्टॉक्स को खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देने को भी तैयार हो जाते हैं।
ये उन म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट है जो ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। देखो, मिड और स्मॉल कैप कंपनीज क्योंकि अपनी इनिशियल स्टेज ऑफ ग्रोथ में होती हैं, इसलिए इनके पास ग्रो करने का रूम भी ज्यादा होता है और ये कम टाइम में आपको ज्यादा रिटर्न्स दे सकती हैं। ये उन म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट है जो मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। अब लास्ट आता है ग्लोबल स्टॉक्स। ग्लोबल स्टॉक्स का मतलब है इंडिया से बाहर वाली कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करना। इसका बेनिफिट ये है कि अगर इंडिया में किसी भी कारण से मार्केट डाउन चली जाती है तो ये स्टॉक्स आपके लॉसेस को कम कर सकते हैं। ये कुछ म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट है जो ग्लोबल स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब हम इस 7531 रूल के नंबर 3 पर चलते हैं। देखो, आपकी जो ये इन्वेस्टमेंट जर्नी होगी, इसमें आपके सामने 3 ऐसे फेसेस आएंगे जब आपको बिल्कुल फेलियर जैसा फील होगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं क्यों इसके चक्कर में फंस गया, बट ट्रस्ट मी, आप इन तीनों फेसेस से निकल जाओगे। ये 3 फेसेस होंगे। नंबर 1, हरी टू बुक प्रॉफिट्स। नंबर 2, फीलिंग ऑफ डिस्करेजमेंट। एंड नंबर 3, पैनिक फेज। फेज 1 में क्या होता है कि जब हमें किसी स्टॉक में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, जैसे मान लो कुछ ही टाइम में 30-40% का प्रॉफिट हो गया, तो हमें लगता है कि अब इस स्टॉक को बेच देना चाहिए। कहीं अब ये गिर गया तो ये 30-40% भी मारा जाएगा। बट जल्दी प्रॉफिट बुकिंग करने का एक नुकसान ये हो जाता है कि आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं मिल पाता। अगर आपको इस स्टॉक में कॉन्फिडेंस है तो आपको उसे होल्ड करना है, सिर्फ ये सोचकर नहीं बेचना कि इसका प्राइस एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब सेकेंड फेज, फीलिंग ऑफ डिस्करेजमेंट, तब आता है जब बिल्कुल ही 7 से 10% के रिटर्न्स मिलते हैं। बट आपको ये समझना होगा कि मार्केट ऐसे ही चलती है, कभी बुलिश फेज आता है तो कभी बियरिश। अब मार्च 2003 से लेकर अक्टूबर 2023 तक 3-3 महीने के 82 पीरियड्स बनते हैं और इन 82 पीरियड्स में से 32 पीरियड्स में ऐसा हुआ है जब सेंसेक्स में 1% से भी कम की ग्रोथ आई है और काफी बार तो नेगेटिव ग्रोथ भी आई है। जैसे दिसंबर 2003 से मार्च 2004 के बीच सेंसेक्स 4.25% से गिरा था। तो ऐसे सिचुएशंस कई बार आएंगी आपके इस जर्नी में, बट अच्छी बात ये है कि ये सब सिचुएशन टेम्पररी है। मार्केट ने हर बार अगले 1-2 सालों में ऐसे सिचुएशन से अपने आप को रिकवर किया है। अब लास्ट फेज आता है पैनिक फेज। ये तब आता है जब मार्केट पूरी तरह से क्रैश कर जाती है, जैसे 2008 और 2020 में हुआ था। ऐसी सिचुएशन 8-10 साल में एक बार आती है, बट अगर हमारा फोकस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है तो हम इस सिचुएशन को भी इजीली टैकल कर सकते हैं। और आप सबको पता है कि मार्केट ने 2008 और 2020 जैसी सिचुएशन को भी कितना अच्छे से टैकल किया था। तो हमेशा याद रखना कि ये सारे फेसेस टेम्पररी हैं। बस अपने आप को कॉन्टिन्यूअसली एडुकेट करो, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो और अपने प्लान पर स्टिक करो। अब चलते हैं हमारे इस रूल 7531 के लास्ट नंबर 1 पर। ये बोलता है कि आपको अपनी एसआईपी को हर एक साल में इंक्रीज करना है। इसे हम स्टेप अप एसआईपी भी बोलते हैं। अब मैं आपको एक नॉर्मल एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी के रिटर्न्स का डिफरेंस दिखाती हूँ, जिससे आपको इसकी पावर का पता चलेगा। अब इस टेबल में देखो, अगर आप 20 साल के लिए हर महीने 10,000 रुपए की एसआईपी करते हो, जिससे आपको 12% के रिटर्न्स मिलते हैं, तो 20 साल बाद आपकी फाइनल वैल्यू 1 करोड़ होगी। जबकि इसी एसआईपी को अगर आप हर साल 10% से इंक्रीज कर दो तो जो आपकी फाइनल वैल्यू आएगी वो 2 करोड़ होगी। सिर्फ 10% बढ़ाने से वैल्यू डबल हो गई और अगर आप इसे 15% से बढ़ाओगे तो वैल्यू ट्रिपल हो जाएगी, मतलब 3 करोड़ हो जाएगी। आप खुद देख सकते हो कि एसआईपी को हर साल स्टेप अप करने से रिटर्न्स में कितना मेजर डिफरेंस आ सकता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने 7531 रूल को बहुत डिटेल में डिस्कस किया। आप सब भी इस रूल को फॉलो करके एक स्मॉल अमाउंट से बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। आई होप आप सबको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।